हेलो एवरीवन। तो आपकी किसी भी कंप्यूटर साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ या फिर आपकी प्लेसमेंट्स हुई, प्लेसमेंट प्रिपरेशन हुआ, कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा कि एक प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको टॉपिक समझा दिया जाए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। आपको एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज़ मैं इस टॉपिक के अंदर कवर करूँगा। इस तरीके से कवर करूँगा कि चाहे आप एक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं या फिर आप किसी प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे हैं। जैसे कि अपने जो कंपनीज़ है जहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के इंटरव्यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस का एक बहुत ही मेजर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उस केस में भी अगर आप जाएंगे तब भी आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप बुक कौन सी रेफ़र करेंगे। देखिए, इस बुक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक है कॉर्मेन। तो कॉर्मेन जो है काफ़ी बड़ी बुक है, इतनी मोटी बुक है, और वो कॉर्मेन जो बुक है उसको एक स्टैंडर्ड बुक हम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी जो टॉपिक्स हैं वो सभी प्रॉपर तरीके से कवर्ड है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इफ़ यू वांट टू रेफ़र सम बुक फॉर इंडियन ऑथर, अगर आप कोई इंडियन ऑथर की बुक अगर आप रेफ़र करना चाहते हैं तो आप एक बुक रेफ़र कर सकते हैं बाय नरसिम्हा कारूमांची। उसके दो बुक्स के वेरिएंट्स हैं। एक तो ये वेरिएंट है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम मेड इजी बाय नरसिम्हा कारूमांची, और इसी में एक और वेरिएंट है उसका, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम फॉर गेट बाय नरसिम्हा कारूमांची। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉर्मेन पढ़ेंगे तो कॉर्मेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनी है। जैसे अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन एग्जामिनेशन के लिए आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच चाहिए, और जो अप्रोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली अप्रोच है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली अप्रोच के लिए बेटर है कि आप ये बुक रेफ़र कीजिए। मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, आप इसको रेफ़र कीजिए। आई फील दैट यू विल फील द डिफरेंस इन दिस बुक। और मैं भी जो वीडियोस कवर करूंगा उसके अंदर मैं इन दोनों बुक्स को रेफ़र करूंगा। मैं कॉर्मेन बुक को भी रेफ़र करूंगा और साथ साथ मैं इस बुक को भी रेफ़र करूंगा। तो मोस्टली अगर मुझे कहीं पर सूडो कोड पॉइंट आउट करना हो, सूडो कोड रिप्रेजेंट करना हो, तो उस केस में मैं कॉर्मेन रेफ़र करूंगा। लेकिन अगर काफ़ी केसेस में मुझे प्रोग्राम्स लिखने हो, चाहे वो सी प्रोग्राम्स हो या C++ के प्रोग्राम्स हो, उस केस में मैं इस बुक को रेफ़र करूँगा। ठीक है। तो इस बुक के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट भी गिवन है और एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट भी गिवन है। ठीक है। तो टॉपिक का जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक ऑल्सो। ईजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अगर आपको समझ में आता है और आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता, अगर आपको समझ में भी आता है लेकिन आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, तो ये टॉपिक आपके लिए डिफ़िकल्ट बन जाएगा। तो इसके लिए तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आपको थोड़ी प्रोग्रामिंग नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स कैसे काम करते हैं, जैसे कि रिकर्सिव प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, लूपिंग कैसे काम करती है, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, इफ़ डू वाइल लूप हो, और आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे काम करती हैं, और साथ साथ में आपकी जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रखती है। अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक के लिए। दूसरा, एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए कि आप रिकरेंस रिलेशंस की चीज़ों को सॉल्व कर सकें और सीरीज़ को आप सॉल्व कर सकें। और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है वो है आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होनी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज, रिकरेंस रिलेशंस की नॉलेज, और साथ साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज। इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही आप इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा बेसिक से इस टॉपिक को लेकर चलूँ ताकि आपके लिए समझना और भी ज़्यादा ईजी हो जाए। अब ये जो वीडियो है मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाए। थोड़ा सा क्या, एक्चुअली मेरा प्लान है इस वीडियो को 2 से 3 घंटे का ये वीडियो रहेगा, जिसके अंदर मैं स्टार्टिंग से एंड तक मैं सब कुछ ही इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। आई डोंट केयर कि कितना भी लंबा वीडियो बन जाए, लेकिन इस पूरे वीडियो के अंदर मैं इस पूरे टॉपिक को स्टार्टिंग से एंड तक कवर कर दूँगा। सिर्फ इस एक सिंगल वीडियो के अलावा आपको कोई और वीडियो रेफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है। चाहे आप रिकर्सिव फंक्शंस के लिए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना चाहते हैं, चाहे आप नॉन रिकर्सिव फंक्शन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना चाहते हैं, मैं इस पूरे वीडियो के अंदर हर चीज़ थॉरली बिल्कुल बेसिक से कवर कर दूंगा। तो जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है वीडियो लेक्चर्स का, उन सबके प्लेटफॉर्म पर ये वीडियोज़ अवेलेबल होगा, पूरा वेरिएंट अवेलेबल होगा उनके प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी है जो मैं रेफ़र करूँगा। जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स है, वो मैं यहाँ रेफ़र करूँगा ही करूँगा। लेकिन उनके पास इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस प्लस जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और एक्स्ट्रा होंगी वो भी आपके पास
अवेलेबल होगी, ठीक है। इसका एक वेरिएंट यूट्यूब पर अवेलेबल होगा और बाकी जो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उनके पास इसका एक और कंप्लीट वेरिएंट भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करूंगा कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर, आपके पास प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम्स जो आप लिखते हो उसका काम क्या होता है? प्रोग्राम जो है, द वर्क इज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्रोग्राम्स लिखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स के आप इसको एक इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एल्गोरिथम, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। देखो, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उन एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। तो एल्गोरिथम का मतलब है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम गिव स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को देना हम बोलते हैं उसे एल्गोरिथम्स, ठीक है। अब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, लेट अस से दिस इज़ द सिटी विच इज़ दिल्ली एंड दिस इज़ द सिटी विच इज़ मुंबई। नाउ बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई एक से ज़्यादा रास्ते पॉसिबल है। अगर आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं तो एक से ज़्यादा अलग अलग रास्ते जो हैं वो पॉसिबल हैं। इस तरीके से काफ़ी रास्ते हैं ऐसे जो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए पॉसिबल हैं। लेकिन मेरा काम क्या है, मेरे को ये कंपेयर करना है कि जितने भी रास्ते यहाँ पर अवेलेबल हैं उन सब में से सबसे बेटर रास्ता कौन सा है। अब वो बेटर आप कैसे मेज़र करेंगे? वो मेज़र करेंगे कि जहाँ पर आपको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़े, जहाँ पर आपको कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़े और रास्ता भी अच्छा हो, उसी केस में आप उस रास्ते को बोलेंगे दिस इज़ द बेटर वे एज़ कम्पेयर टू अदर। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस पॉसिबल है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, इट कैन बी अ प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू साइंस, इट कैन बी अ रियल लाइफ प्रॉब्लम जैसे कि हाउ टू मेक टी, है ना। तो टी बनाने के लिए भी एक से ज़्यादा तरीके पॉसिबल है। तो जितने भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम्स अवेलेबल है, उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के जितने भी सॉल्यूशन हैं, आपका एम है आप ये बताओ उन सभी सॉल्यूशंस को कंपेयर करके कि कौन सा सॉल्यूशन बेटर है, ठीक है। जैसे कि समझो कि ये आपके पास एक प्रॉब्लम है P1, इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव अ सॉल्यूशन S1, दिस इज सॉल्यूशन S1। इसके अलावा हमारे पास और भी सॉल्यूशंस अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि ये सॉल्यूशन S2 है, दिस इज सॉल्यूशन S2, this is solution S3, this is solution S4, this is solution Sn। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर टोटल n सॉल्यूशंस अवेलेबल है, n अलग अलग तरीके अवेलेबल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब आपको ये बताना है कि इन सभी सॉल्यूशंस में से कौन सा सॉल्यूशन बेटर है। तो वो हमारा एक एम है जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन बेटर है। जैसे कि सिंपल सा आपको एग्जांपल लेता हूँ, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल्स मैं आपके साथ लेता हूँ। मैंने बोला कि मुझे निकालना है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, जैसे कि दिस इज फैक्टोरियल ऑफ n। एक नंबर है आपके पास n, उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n के लिए आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि एक रिकर्सिव प्रोग्राम हो सकता है, और एक प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि एक नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा एक रिकर्सिव प्रोग्राम और हमने लिखा एक नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम। तो रिकर्सिव प्रोग्राम कौन सा है? जिसके अंदर रिकरेंस हो या फिर कहो रिकर्जन हो,
ठीक है। आई थिंक आपको रिकर्जन के बारे में पता होगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है तो आपको रिकर्जन पता होगा। इस केस में हम रिकर्जन एक मैथमेटिकल फॉर्मूले की तरह भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n, इट कैन बी रिटर्न एज 1 इफ n इक्वल टू 1, और इट कैन रिटर्न एज n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 अदरवाइज। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ कि इस केस में अगर n का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। n माइनस 1 जो है, ये जो एक केस है, ये अपनी डेफिनेशन को दोबारा से रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग रिकर्जन कर रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कैसे लिखेंगे हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर, मैं लिखूँगा इंटीजर फैक्टोरियल इंटीजर n इफ n is less than or equal to 1, then return 1, because 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 0 होता है। और और else क्या होगा, इट इज रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो ये एक प्रोग्राम है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, यहाँ पर ये अपने आप को दोबारा से कॉल कर रहा है और यहाँ पर सारे रिकरेंस रिलेशंस एंड रिकर्शंस यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा हमारे पास इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम भी बना सकते हैं, यानी कि जहाँ पर रिकर्जन नहीं हो रही। जैसे कि मैंने ऐसा लिखा, इंटीजर फैक्ट ऑफ इंटीजर n, I'll take integer I is equal to 1 and facto is equal to 1. I'll take for I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, facto is equal to facto multiplied by I, and last में I am just going to return the facto which is representing the factorial of this number। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर वैसे आई को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने फिर भी यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन आप इस तरीके से भी एक प्रोग्राम लिख सकते हैं टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। देखो ये प्रोग्राम जो है, इट इज़ अ 2 लाइन प्रोग्राम, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये जो प्रोग्राम है इट इज़ ऑल्सो इट इज़ अ मल्टी लाइन प्रोग्राम, बट इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो इन दोनों प्रोग्राम की हेल्प से आप फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर को निकाल सकते हैं। अब देखो, जब आप इन प्रोग्राम्स को मेज़र करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम बेटर है, तो उसको मेज़र करने के लिए आप मल्टीपल अलग अलग तरह की मैट्रिसेस को यूज़ करेंगे। आप ये बताएंगे कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम बेटर है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिससे हम कह सकते हैं ये प्रोग्राम बेटर है। आपको ये जज करना है कि दोनों में से कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो कौन कौन सी मैट्रिसेस आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाउ टू मेज़र। देखिए जो मैट्रिसेस हैं वो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स्ड है। जो मैट्रिसेस है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी डिसाइड हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिसेस है, हम जब भी सभी मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि आउट ऑफ दिस प्रोग्राम्स द प्रोग्राम विच इज़ हैविंग लेस लाइन ऑफ कोड इज़ बेटर, ऐसा कह सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैं आपको मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, ये वो मैट्रिसेस है जो कि स्टूडेंट से मुझे पता चला है ड्यूरिंग द क्लासरूम सेशंस। तो क्या होगा कि बोलते हैं प्रोग्राम जिसके अंदर कम लाइन ऑफ कोड है वो प्रोग्राम बेटर हो सकता है। दूसरा, उसी तरीके से स्टूडेंट्स बोलते हैं द प्रोग्राम विच टेक्स लेस स्पेस, लेस स्पेस। ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोलते हैं जो प्रोग्राम इनमें से ईजियर टू अंडरस्टैंड है, ईजियर टू अंडरस्टैंड इज़ बेटर। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं द प्रोग्राम विच टेक्स लेस एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पर हम लोग एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम को मेज़र कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग मेज़र कर सकते हैं द प्रोग्राम विच टेक्स लेस time
एंड लेस स्पेस। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा लेस टाइम, ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लेस टाइम आई विल मेक इट मोर क्लियर, विच टेक्स लेस statements to execute, that program is better, or some student may say the program which is more beautiful after looking at it is better. There may be multiple this kind of analysis, तो काफ़ी बच्चे अलग अलग तरह के analysis यहाँ पर दे सकते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसी analysis हैं जो कि करेक्ट हैं, कुछ ऐसी analysis है जो कि ठीक नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ द प्रोग्राम दैट टेक्स लेस लाइन्स ऑफ कोड, इन दोनों में से जो प्रोग्राम लेस लाइन्स ऑफ कोड लेगा वो आपके पास बेटर है। लेकिन एक्चुअली ये जो है ये एक मैट्रिक्स है जो पहला, इट इज़ नॉट करेक्ट, ये एक करेक्ट मैट्रिक्स नहीं है। वाई इट इज़ नॉट अ करेक्ट मैट्रिक्स, अब इसको ऐसा समझ सकते हैं। देखिए, जब आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले आप इसको देते हैं प्री प्रोसेसर के पास। सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को देते हैं प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर आपको देता है एक प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, और उस प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को आप देते हैं कंपाइलर के पास। कंपाइलर हमें देता है असेंबली कोड, जिसको आप देंगे असेंबलर के पास। असेंबलर हमें देगा मशीन कोड, जिसको आप देंगे लोडर एंड लिंकर के पास, और जो फर्दर आपको देगा एग्जीक्यूटेबल कोड। तो एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के केस में इतने सारे आपके स्टेप्स होते हैं। अब जब भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जैसे कि ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जो कि आपने सी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा है। अब इस प्रोग्राम को जब आप प्री प्रोसेसर के पास देते हैं, प्री प्रोसेसर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? प्री प्रोसेसर का मतलब है कि उस प्रोग्राम को प्रोसेस कर सभी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को हटा दो जो कि कंपाइलर को जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर कहीं पर हैश डिफाइन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, हैश डिफाइन NS5, तो ये जो हैश डिफाइन स्टेटमेंट है ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज़ कर लेते हैं एज अ शॉर्टकट, बट कंपाइलर को इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमारे पास टाइप डेफिनेशन स्टेटमेंट होती है, टाइप डेफिनेशन इंटीजर SI। तो ये जो टाइप डेफिनेशन स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो रिमूव्ड इन दिस प्री प्रोसेसिंग फेज। उसके अलावा जो हमारे कमेंट्स होते हैं, चाहे वो सिंगल लाइन कमेंट हो या मल्टी लाइन कमेंट हो, तो वो सभी कमेंट जो है वो प्री प्रोसेसिंग फेज में निकल जाते हैं। उसके अलावा आपके पास जो एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड न्यू लाइन कैरेक्टर्स वो सभी प्री प्रोसेसर फेज में निकल जाते हैं। देखो, एक्स्ट्रा स्पेसेस का मतलब क्या है? अगर आप किसी इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इंटीजर एनी अमाउंट ऑफ स्पेस आई, एनी अमाउंट ऑफ स्पेस इक्वल टू 5। तो ये जो स्पेस है, अगर हम स्पेस को देंगे तब भी प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट परफेक्टली, लेकिन हमारे कंपाइलर को स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपाइलर शुड नो कि जो प्रोग्राम है वो करेक्ट है कि नहीं। उसी तरीके से जब आप एक प्रोग्राम को मल्टीपल लाइंस के अंदर लिखते हैं तो मल्टीपल लाइंस को लिखना, उस प्रोग्राम को स्ट्रक्चर के तरीके से रिप्रेजेंट करना, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि प्रोग्रामर ये समझ पाए कि जो प्रोग्राम है वो कैसे उसका फ्लो चल रहा है, प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। उसी तरीके से किसी प्रोग्राम के अंदर हम जो कमेंट्स डालते हैं, कमेंट्स भी एक प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर को उन कमेंट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर को उन कमेंट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो जो जितने भी कमेंट है उन सभी कमेंट्स को हम प्री प्रोसेसिंग फेज़ के अंदर निकाल देते हैं। तो प्री प्रोसेसिंग फेज़ इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें निकालता है, लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस समय पर हमारे काम की है वो है कि जो न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं, इस पूरे प्रोग्राम में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस और न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं उन सबको निकाल देगा। न्यू लाइन कैरेक्टर्स मतलब नई लाइन्स। अब कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि कोई स्टेटमेंट कहाँ पर एंड हुई अगर वो न्यू लाइन को निकाल देगा? वो बिकॉज ऑफ दीज सेमी कॉलन्स, जहाँ पर भी सेमी कॉलन्स हमने यूज़ किए हैं
तो सेमीकोलन्स बताते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट कहाँ पर ख़त्म हुई है, कौन सी स्टेटमेंट कहाँ तक है। जैसे कि ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है, ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो हर एक स्टेटमेंट की जो लिमिट है वो इस न्यू लाइन कैरेक्टर से निकलता है। तो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को, जो कि हमने एक मल्टीपल लाइन्स में लिखा है, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को आप एक सिंगल लाइन के अंदर भी लिख देंगे ना, तभी कंपाइलर को प्रोग्राम करेक्टली समझ आएगा। कैसे आप इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं? मैं सिंपल इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखो, इंटीजर फैक्ट, इंटीजर ओपनिंग ब्रैकेट, इंटीजर आई इक्वल टू 1, फैक्टो इक्वल टू 1 फॉर I is equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, facto is equal to facto multiplied by I, and then return facto, return facto। तो इस तरीके से आप इस पूरे प्रोग्राम को भी अगर पूरी एक लाइन में भी लिखेंगे तब भी हमारे कंपाइलर इसको इजीली एग्जीक्यूट कर पाएगा और तभी कंपाइलर इस प्रोग्राम को समझ पाएगा। तो कंपाइलर को न्यू लाइन कैरेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो इसी वजह से किसी प्रोग्राम में अगर आप ये बोलते हैं कि सर इस प्रोग्राम में तो सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड है और इस प्रोग्राम में 10 लाइन ऑफ कोड है, चाहे वो 2 लाइन का कोड हो चाहे वो 10 लाइन का कोड हो, जब भी आप ये जो प्री प्रोसेसर उस प्रोग्राम को कंपाइलर को देगा तो उस पूरे प्रोग्राम में से जितने भी एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस हैं, जितने भी एक्स्ट्रा न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं, सबको निकाल देगा। और जब वो उन सभी न्यू लाइन कैरेक्टर्स को निकाल देगा, उसके बाद जो हमारे पास प्रोग्राम बचेगा वो एक सिंपल एक लाइन ऑफ कोड के अंदर बचेगा। तो इसी वजह से ये जो लेस लाइन ऑफ कोड वाले जो मैट्रिक्स है, ये मेज़र करने के लिए दोनों से कौन सा प्रोग्राम बेटर है, इट इज़ एक्चुअली इनवैलिड, ये इनवैलिड है। लेकिन इस मैट्रिक्स को आप एक प्राइमरी मैट्रिक्स नहीं बना सकते, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि आपका खुद का एक क्राइटेरिया हो सकता है मेजरमेंट करने का। तो ये प्राइमरी मेजरमेंट कभी नहीं हो सकता। अगर ये मेजरमेंट होगा तो ये बनेगा आपका एक सेकेंडरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट यानी कि जो सेकंड प्राइमरी मेजरमेंट आपका अलग होगा, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास टेक्स लेस स्पेस। अब ये जो लेस स्पेस है, ये इसके अंदर बहुत ही कुछ स्टूडेंट जो हैं लेस स्पेस को 2 अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। पहला, टेक लेस स्पेस मीन्स कोई प्रोग्राम जिसके अंदर 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, या फिर कोई प्रोग्राम जिसमें 10,000 लाइन ऑफ कोड है, 10,000 लाइन्स ऑफ कोड का प्रोग्राम है, इट विल बी हैविंग सम साइज, लेट अस से 50 KB, 100 KB और 1 MB और 2 MB। तो प्रोग्राम का भी कुछ साइज़ हो सकता है ना। उसके अलावा जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तब वो मेमोरी में क्या स्पेस ले रहा है, तो वो 2 अलग अलग मीनिंग्स है। जब मैं टेक्स लेस स्पेस की बात करता हूँ तो इट इज़ ए एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये कह सकता है कि प्रोग्राम का साइज़ क्या है, either you are talking about the program size or you are talking about the process size, प्रोग्राम साइज या फिर प्रोसेस साइज। देखो, प्रोग्राम साइज और प्रोसेस साइज में 2 वर्ड्स क्यों बोले, क्योंकि प्रोग्राम साइज जो है कि प्रोग्राम में कितनी लाइन ऑफ कोड है या कितने कोड आपने लिखा है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम साइज डिपेंडेंट होगा। लेकिन आजकल के ज़माने में व्हेन वी हैव सो मच स्पेस इन योर कंप्यूटर, इवन आजकल जो हमारे पास एक पर्सनल लैपटॉप होता है उसके अंदर भी 1 TB हार्ड डिस्क होती है। अगर आज से 20 साल पहले, इवन आज से अगर मैं कहता हूँ कि जब मैंने अपना पहला कंप्यूटर लिया था इन 2000 आई थिंक 6, तो 2005 या 2006 में मैंने अपना पहला कंप्यूटर लिया था। उस समय पर मेरे कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 80 GB हार्ड डिस्क थी, 80 GB हार्ड डिस्क थी। और जिस सिटी में मैं रहता था वो मेरी सिटी में सबसे बड़ी हार्ड डिस्क का कंप्यूटर था। यानी उस सिटी में उस समय पर उससे ज़्यादा हार्ड डिस्क स्पेस अवेलेबल ही नहीं होती थी, है ना, कि वो सब लोग समझते थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। तो उस समय के हिसाब से वो जो हार्ड डिस्क स्पेस थी 80 GB, वो उस समय के हिसाब से काफ़ी सही और काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क स्पेस मानी जाती थी। लेकिन अगर आप आजकल देखेंगे तो आजकल जो हमारे तो मोबाइल फ़ोन है, जैसे कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, तो हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर ही 128 GB स्पेस होती है। इवन इसके जो स्मॉल मेमोरी कार्ड है, वो मेमोरी कार्ड ही आपके पास 200-250 GB के तो आपका मेमोरी कार्ड मिल जाता है। तो जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन्स की स्पेस जो है, आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई है कि हमारे पास जो स्पेस है वो इंक्रीज़ हो गई है और जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो गए। तो जनरली आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम लिखें, लेकिन वो इतना कंसर्निंग नहीं होगा, बिकॉज दैट एंटायर प्रोग्राम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो प्रोग्राम का जो साइज़ है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि स्पेस आपके पास बहुत सारी अवेलेबल है। तो ये जो मेजरमेंट है विच इज़ प्रोग्राम साइज़, अनलेस आपको जो प्रोग्राम है वो बहुत ही एक ऐसी डिवाइस में स्टोर करना है
जिसके अंदर बहुत ही कम स्पेस अवेलेबल है, जैसे कि केबीस किलोबाइट्स के अंदर स्पेस अवेलेबल है, अनलेस ऐसा कुछ केस है तब, उसके अलावा ऐसा कुछ केस नहीं है तो हमारे पास प्रोग्राम का जो स्पेस, जो प्रोग्राम का साइज़ है इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट वो मैटर नहीं करता। अब जैसे कि अगर आप सोचते हैं कुछ कैलकुलेटर हो सकते हैं, जैसे आजकल आपके पास कैशियो के कैलकुलेटर्स हैं, या फिर अगर आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इवन कैशियो के जो कैलकुलेटर्स हैं, या फिर आप प्रिंटर का सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, या फिर आप इवन इमेजिन करें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, वहाँ पर स्पेस कम होती है। कैलकुलेटर्स के अंदर काफ़ी लेस स्पेस होती है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू प्रॉपर कंप्यूटर्स। तो अदरवाइज हमारे पास स्पेस मैटर नहीं करता। तो हम प्रोग्राम का साइज़ कभी भी एक प्रॉपर एनालिसिस यहाँ पर नहीं ले सकते, लेकिन प्रोसेस का साइज़ ज़रूर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोसेस किसी प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हो, वो एग्जीक्यूट होता है मेन मेमोरी में, ठीक है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस समय पर वो कितना स्पेस ले रहा है ये मैटर करता है। एक्चुअली यहाँ पर प्रोसेस स्पेस की जगह पर मैं इसको प्रोग्राम स्पेस भी कह सकता हूँ, कि प्रोग्राम साइज़ भी कह सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ इनपुट। यानी कि आपने कितना इनपुट दिया, उस इनपुट के अकॉर्डिंग वो कितना स्पेस ले रहा है, वो चेंज होता है तो वो मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट जितना बड़ा होगा, देखो कुछ प्रोग्राम्स ऐसे पॉसिबल हैं जहाँ पर एक छोटे से इनपुट के लिए जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा इट विल टेक सो मच स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा वो, बिकॉज ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। तो रिकर्सिव कॉल जो है वो स्टैक के फॉर्म में स्टोर होती हैं, तो वो स्पेस लेते हैं। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए, स्पेस के लिए। जैसे कि ये वाला प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम में मैं इसको एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। इस पूरे प्रोग्राम में आपके पास n की वैल्यू कुछ भी हो, n की वैल्यू आपके पास 2 भी हो सकती है, या फिर n की वैल्यू 1 लाख भी हो सकती है। n की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो, तो इस प्रोग्राम में जितनी भी स्पेस ये प्रोग्राम यूटिलाइज करेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल n, इंटीजर का वेरिएबल का साइज ऑलरेडी फिक्स्ड है। जैसे 4 बाइट्स का अगर वेरिएबल है तो 4 बाइट्स का वेरिएबल इतनी बड़ी नंबर को स्टोर कर सकता है ना। ऐसे ही अब फैक्टोरियल का ऐसा कर सकते हैं, फैक्टोरियल मैक्सिमम इंटीजर की जगह आप इसको लॉन्ग बना दो, है ना, ताकि वो बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकें। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम के लिए एक जो बड़ी नंबर्स भी अगर आप लेंगे तब भी इसमें जो साइज़ यूज़ होगा वो मैटर नहीं करेगा, वो साइज़ कभी भी चेंज नहीं होगा। प्रोग्राम एक कांस्टेंट स्पेस लेगा। दिस प्रोग्राम विल टेक कांस्टेंट स्पेस टू एग्जीक्यूट, कांस्टेंट स्पेस टू एग्जीक्यूट। ये प्रोग्राम एक कांस्टेंट स्पेस लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप इस प्रोग्राम की बात करते हैं, इसको भी मैं एक अंडरलाइन कर देता हूँ इस तरीके से, जब आप इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो इस प्रोग्राम में हम रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं, और जब भी हम रिकर्सिव कॉल्स करते हैं तो रिकर्सिव कॉल स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टैक, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे फैक्टोरियल ऑफ 5 निकालना है तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कैसे निकालेंगे? हमने पहले इस फंक्शन को कॉल किया, पहले एक्चुअली मेन प्रोग्राम से फंक्शन कॉल होगा, तो जो हमारे पास स्टैक है, इस स्टैक के अंदर पहले हमारे पास मेन प्रोग्राम का एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, तो मेन प्रो फंक्शन है, तो मेन फंक्शन से फिर हम फैक्टोरियल ऑफ 5 इस फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर ये फर्दर स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट नंबर 2 को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद यहाँ पर जब वो आएगा तो बोलेगा कि मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 की ज़रूरत है। फैक्टोरियल ऑफ 4 के बाद फिर ये कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 3 को, फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 2 को, और उसके बाद ये कॉल करेगा फैक्टोरियल ऑफ 1 को। तो जब भी ये फंक्शन कॉल्स हो रही हैं, जब भी ये रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, तो सभी रिकर्सिव कॉल्स को स्टैक स्पेस की ज़रूरत है, और ये स्टैक स्पेस इंक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ इनपुट। ये इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ n, अकॉर्डिंग टू n। जितना इस वैल्यू ऑफ इंटीजर n का साइज इंक्रीज होगा उतना ही स्टैक स्पेस इंक्रीज होगा। लेकिन इस केस में n का साइज कुछ भी हो, जो स्पेस यूटिलाइज हो रहा है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जो स्पेस यूटिलाइज हो रहा है वो हमेशा रिकर्सिव कॉल्स की फॉर्म में, बिकॉज हर एक रिकर्सिव कॉल को हमें एक स्टैक के अंदर स्टोर करना होगा, तो हर एक रिकर्सिव कॉल की फॉर्म में ये साइज चेंज होगा, है ना। तो कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पर जो साइज़ है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस चेंज हो सकता है। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जहाँ पर स्पेस आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जब मैं टेक्स लेस स्पेस टू एग्जीक्यूट की बात करता हूँ तो एक्चुअली मैं प्रोग्राम के साइज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए जितना स्पेस चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं एक्चुअली बेटर टर्मिनोलॉजी के लिए रहेगी कि स्पेस टेकन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अगर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की बात करेंगे तो वो एक मेजरमेंट यहाँ पर हो सकता है। अब ये जो मेजरमेंट है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के लिए जो स्पेस रिक्वायरमेंट है, ये होगा हमारा एक प्राइमरी मेजरमेंट,
प्राइमरी मेजरमेंट, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास मेजरमेंट है दैट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब ये जो ईजियर टू अंडरस्टैंड वाला एक जो कॉन्सेप्ट है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट हो सकता है। जैसे कि अगर मुझे कोई टॉपिक अच्छे से आता है तो मेरे लिए वो इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन अगर आप उस टॉपिक के लिए बिल्कुल नए हैं, आपको टॉपिक कभी समझ में नहीं आता, तो आपके लिए वो जो टॉपिक है वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है और आपको शायद तो समझ में ना आए, है ना। तो जो ईजियर टू अंडरस्टैंड है इट डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन, यानी कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है, आप कितना समझ सकते हैं, आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, ये उन सब चीज़ें जो ईजियर टू अंडरस्टैंड है ये उस पर डिपेंड करता है। तो ईजियर टू अंडरस्टैंड जो है ये अलग अलग ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड करता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। तो इसी वजह से ईजियर टू अंडरस्टैंड जो है एक बेटर मेजरमेंट नहीं है। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट मेजरमेंट हमारे पास है वो है टेक्स लेस एग्जीक्यूशन टाइम। अब जब मैं लेस एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक्चुअली एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम जैसे कि आपने अपना लैपटॉप या कंप्यूटर लिया, उस कंप्यूटर के अंदर आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, इज़ इट 10 मिली सेकेंड, इज़ इट 10 नैनो सेकेंड्स, कितना टाइम ले रहा है, तो वो आपके पास होगा कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम। जैसे कि अगर मेरे पास एक i5 कंप्यूटर है, एक लैपटॉप या कंप्यूटर है जहाँ पर i5 प्रोसेसर है, तो i5 प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम ने लिया 10 मिली सेकेंड टू एग्जीक्यूट। लेकिन अगर मैं सेम प्रोग्राम को लेटर से i7 प्रोसेसर के अंदर ले सकता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है, इट इज़ नॉट कंपल्शन, ऐसा हो सकता है कि i7 प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ टेकिंग 10 मिली सेकेंड इट इज़ टेकिंग 8 मिली सेकेंड्स, है ना। अब ये एक्चुअली हो सकता है, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो एक्चुअली प्रोसेसर्स हैं i5, i3, i7 ये डिज़ाइंड है फॉर पैरेलल कंप्यूटिंग। एक्चुअली पैरेलल कंप्यूटिंग का हो या फिर पैरेलल जहाँ पर कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सके, कॉन्करेंट प्रोसेसिंग के लिए डिज़ाइंड है। उस टॉपिक को भी नहीं लेते हैं बिकॉज वो टॉपिक इस समय पर आपके लिए काफ़ी इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन इतना समझने की आप कोशिश कीजिए कि अलग अलग प्रोसेसर का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है, तो हर एक प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं अलग अलग प्रोसेसर के अंदर, तो वो अलग अलग टाइम ले सकता है। देखो एक सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि एक हमारे पास स्टेटमेंट है, इससे भी बहुत ही सिंपल मैं स्टेटमेंट लेता हूँ। एक प्रोग्राम में आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट हो सकती है। मैं इसको पे थोड़ा सा रब करता हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आता हूँ। देखो एक स्टेटमेंट है हमारे पास, ये आपके पास मेन फंक्शन है, हमने कुछ वेरिएबल्स लिए इंटीजर a b, लेट अस टेक ओनली वन वेरिएबल, ओके, इंटीजर a b and c, तीन वेरिएबल्स हमने ले लिए। b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ a इज इक्वल टू b प्लस c। अब एक सिंपल प्रोग्राम है जहाँ पर हम b और c दो नंबर्स का एडिशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन तीन लाइंस को लेता हूँ, इन तीन लाइंस को, ये जो तीन लाइंस है ये आपने इसको लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। इस प्रोग्राम को आप देखोगे प्री प्रोसेसर के पास, तो पहली चीज़ जो प्री प्रोसेसर करेगा इस केस में, पहली चीज़ वो करेगा इसके अंदर से एक्स्ट्रा न्यू लाइन स्पेस, एक्स्ट्रा न्यू लाइन कैरेक्टर्स को निकाल देगा। दूसरी चीज़, जब आपके पास एक प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम आएगा जिसको आप दोगे कंपाइलर के पास, वो आपको देगा असेंबली कोड। अब ये जो असेंबली कोड है यहाँ पर, ये एक मेजर कंसर्न है। एक असेंबली कोड जो है वो आपका एक मेजर कंसर्न है, डिफ्रेंशिएट है। वाई? देखो जैसे कि वेरिएबल बी, सी और ए दे विल यूटिलाइज सम स्पेस इन द मेमोरी। तो वेरिएबल बी की जब मैं बात करता हूँ तो किस तरीके से होगा, जब वेरिएबल बी इज इक्वल टू 5 मैंने किया तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। देखो असेंबली कोड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं, लोड बी कॉमा #5, ठीक है। या फिर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली हो सकती हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आप काफ़ी जगह पर स्टोर इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है स्टोर बी कॉमा #5, ऐसे ही स्टोर बी कॉमा #6, फिर हो सकता है सी कॉमा #6। तो बी के अंदर हमने 5 स्टोर किया। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लेट मी राइट इट इन बेटर वे। हम इस इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, लोड R0, B, लोड
R1, C, store R0, #5, store R0, #6, इसी तरीके से लोड R2, A, make it add R0, R1, and we have store A, R0, इसमें से कुछ हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। देखिए मैंने जब इसको लिखा तो मैंने बोला कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से मैंने लिखा कि मैं अलग अलग तरीके से एक ही असेंबली कोड की इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। देखो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं दीज आर असेंबली कोड इंस्ट्रक्शंस। ज़रूर नहीं है कि जो मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखा एग्जैक्टली एक यही फॉर्मेट होगा, इसके अलावा भी और भी फॉर्मेट हो सकते हैं। जैसे कि इसी सेम प्रोग्राम को हम एक इस तरीके से भी कर सकते थे कि हमारे पास इस तरीके से है कि स्टोर B, #5, store C, #6, then we have add B, C, store A, B, है ना। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये जो बेसिकली क्या है, ये जो असेंबली कोड की जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। एक्चुअली काफ़ी जो कंपाइलर्स हैं वो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी कंपाइलर्स हैं कुछ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये डिपेंडेंट होता है ये आपके प्रोसेसर पे डिपेंडेंट होता है। काफ़ी जो प्रोसेसर्स हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी प्रोसेसर कुछ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि हमारे पास एक एडिशन एक इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, इसके अलावा हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है सब्ट्रैक्शन, एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है मल्टीप्लिकेशन, एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है जंप इफ़ नॉन ज़ीरो, एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है जंप इफ़ ज़ीरो। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कुछ प्रोसेसर सपोर्ट करेंगे। एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो क्या इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करता है। अब जब आप किसी प्रोग्राम को एक कंपाइलर के अंदर देंगे, ये कंपाइलर आपको असेंबली कोड देगा और ये असेंबली कोड आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसको जब असेंबलर को देंगे तो ये आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपका प्रोसेसर का आर्किटेक्चर क्या है। आपके पास AMD प्रोसेसर है, आपके पास इंटेल प्रोसेसर है, आपके पास कोई और कंपनी का प्रोसेसर है, जैसे कि आपके पास आजकल एप्पल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर दे हैव देयर ओन प्रोसेसर विच इज़ A10 प्रोसेसर। आपके पास अगर आप एंड्रॉयड के अंदर सैमसंग फ़ोन की बात करेंगे तो सैमसंग आजकल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर को यूज़ कर रहा है। उसी तरीके से हमारे पास क्वालकॉम के प्रोसेसर्स हैं, हमारे पास मीडियाटेक के प्रोसेसर्स हैं, इंटेल के प्रोसेसर्स हैं। तो जितने भी प्रोसेसर्स आपके पास हैं हर एक प्रोसेसर का अपना अलग आर्किटेक्चर होता है। अब आर्किटेक्चर से डिफ्रेंशिएट होगा कि जो आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रोसेसर्स इनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस को सपोर्ट करेंगे, कुछ प्रोसेसर ऐसा हो सकता है कुछ इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट ना करें, दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दूसरी चीज़, उन प्रोसेसर्स के अंदर जो इंस्ट्रक्शन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हर एक इंस्ट्रक्शन का अलग अलग एग्जीक्यूशन टाइम हो सकता है। जनरली एग्जीक्यूशन टाइम में प्रोसेसर्स इन असेंबली कोड इंस्ट्रक्शंस की बात करता हूँ तो असेंबली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम जब बात करता हूँ वो क्लॉक साइकिल्स की फॉर्मेट में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एजम्पशन यहाँ पर ले रहा हूँ, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, एजम्पशन ऐसा ले रहा हूँ जैसे कि हमारे पास एक एडिशन इंस्ट्रक्शन है, एक सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन है और एक मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन है। अगर आप इन तीन इंस्ट्रक्शंस को इंटेल प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करेंगे और AMD प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करेंगे तो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस को अलग अलग क्लॉक साइकिल्स हो सकती है कि उनको अलग अलग क्लॉक साइकिल्स चाहिए टू एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन। जैसे कि एडिशन इंस्ट्रक्शन अगर इंटेल प्रोसेसर में आपने एग्जीक्यूट करी तो इसको 2 क्लॉक साइकिल चाहिए, लेकिन AMD प्रोसेसर में इसको 3 क्लॉक साइकिल चाहिए। किस तरीके से डिज़ाइन है ये उस पर डिपेंड करता है। जस्ट फॉर इमेजिनरी पर्पजेज, जैसे कि हमारे पास अगर सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन है, सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन इंटेल प्रोसेसर पर लेटर से 3 क्लॉक साइकिल्स दे रहा है लेकिन AMD प्रोसेसर पर 2 क्लॉक साइकिल्स दे रहा है। मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन जो है इंटेल प्रोसेसर पे 4 क्लॉक साइकिल्स ले रहा है लेकिन AMD प्रोसेसर पे 5 क्लॉक साइकिल्स ले रहा है। तो हर एक जो इंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसर आर्किटेक्चर, प्रोसेसर क्या इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है पहली चीज़, और जो इंस्ट्रक्शन जो प्रोसेसर सपोर्ट करता है उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी क्लॉक साइकिल्स लगती है
ये दोनों चीज़ें डिसाइड करती है कि टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने ये वाला प्रोग्राम दिया है एग्जीक्यूट करने के लिए, इस पूरे प्रोग्राम को दिया एग्जीक्यूट करने के लिए, इस प्रोग्राम के अंदर आपने इसको दिया एक इंटेल प्रोसेसर में, लेट अस से वो आपके पास इंटेल i5 प्रोसेसर है, इंटेल का i5 आपके पास वो प्रोसेसर है। अब i5 प्रोसेसर के अंदर जब आप इस प्रोग्राम को देंगे तो वहाँ पर हो सकता है लेट अस से कि इस प्रोग्राम को उसने एग्जीक्यूट किया 20 मिली सेकेंड्स। ठीक है, अब ये जो इसने 20 मिली सेकेंड्स ली, जस्ट फॉर एजम्पशन पर्पज, दिस इज नॉट एन एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम, जस्ट फॉर एजम्पशन पर्पज आई एम सेइंग इट इज़ 20 मिली सेकेंड्स। ठीक है, जनरली जो स्पीड है वो इससे काफ़ी फास्ट होती है, नैनो सेकेंड्स की तरह, नैनो सेकेंड्स में वो स्पीड को मेजर करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और जो क्लॉक साइकिल्स हैं दैट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन नैनो सेकेंड्स। तो आपका जो प्रोसेसर है दैट आर जनरली वेरी वेरी फास्ट। तो यहाँ पर इसको i5 प्रोसेसर ने 20 मिली सेकेंड्स लिया, और इसको अगर मैं सेम को मैंने AMD के एथलॉन प्रोसेसर में एग्जीक्यूट किया, AMD एथलॉन प्रोसेसर में ये सेम प्रोग्राम आपके पास ले रहा है लेट अस से 18 मिली सेकेंड्स। उसी तरीके से अगर मैं इसको i7 में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, या फिर आपके पास किसी हेक्सा कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, हेक्सा कोर ऑक्टा कोर प्रोसेसर में एक्चुअली इसमें बिकॉज हमने ज़्यादा कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का यूज़ नहीं किया तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो इन सभी प्रोसेसर्स में सेम प्रोग्राम अलग अलग टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कहीं पर ये प्रोग्राम 20 मिली सेकेंड ले रहा है, कहीं पर ये प्रोग्राम 18 मिली सेकेंड ले रहा है, कहीं पर ये प्रोग्राम लेट अस से 21 मिली सेकेंड ले रहा है। सेम प्रोग्राम अलग अलग प्रोसेसर्स में अलग अलग टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये जो टाइम यहाँ पर ले रहा है अलग अलग प्रोसेसर्स में, ये एक्चुअली आपका हार्डवेयर का मेजरमेंट टाइम है। एक्चुअली हार्डवेयर यानी कि आपके एक्चुअल सिस्टम का मेजरमेंट टाइम है, जो कि एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड, सो बेटर मैं कहूँगा कि हमें एक मेजरमेंट चाहिए जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज्ड ओके, यानी कि डजेंट मैटर कि आप किस सिस्टम की बात कर रहे हो, डजेंट मैटर आप किस हार्डवेयर की बात कर रहे हो, किसी भी तरह के सिस्टम के अंदर, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो इंटेल का सिस्टम हो, चाहे वो AMD का सिस्टम हो, चाहे वो Xeon प्रोसेसर्स हो, चाहे वो सर्वर सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम हो, हर एक प्रोग्राम के जो प्रोग्राम है वो अलग अलग प्रोसेसर्स के अंदर, अलग अलग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर्स के अंदर, इवन तो उनके हार्डवेयर भी डिपेंड करता है कि आपके पास रैम क्या है, मेमोरी कितनी है, कैश मेमोरी कितनी है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जब आप किसी प्रोग्राम को किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें आपको अलग टाइम मिल सकता है, किसी और कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करेंगे तो अलग टाइम मिलेगा, किसी और सिस्टम में एग्जीक्यूट करोगे अलग टाइम मिलेगा। आपके पास हाई एंड कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं जहाँ पर आप पूरे प्रोग्राम को आप कैश मेमोरी में स्टोर करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हर एक सिस्टम में आपको अलग अलग टाइम मिलेगा। तो जब मैं एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम की बात करता हूँ तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम सिस्टम टू सिस्टम चेंज करता है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, it changes according to the system architecture। एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हम एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम को एक प्राइमरी मेजरमेंट नहीं बना सकते। ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक हाई एंड मशीन है, लेकिन आपका जो क्लाइंट है जिसने आपको प्रोग्राम दिया उसके पास एक लो एंड मशीन है। समझ पा रहे हैं बात को? मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझा सकता हूँ कि एक क्लाइंट है, इसने आपको कोई प्रोग्राम करने के लिए दिया, उसके पास एक वेरी लो एंड मशीन है, वो एक आज से 2004 के कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहा है, और आप एक हाई एंड कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ कर रहे हो टू क्रिएट द प्रोग्राम एंड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली इसके सिस्टम में ज़्यादा टाइम लेगा, है ना। तो ऐसा हो भी सकता है कि इस केस में आपको loss ho, you may have to lose the project and so on. There might be many reasons, right? So I'm not trying to make any stories here. So my point is that your program execution time, which is the actual execution time, is not a correct measurement because it will change according to system architecture। आप कंप्यूटर सिस्टम को चेंज करेंगे तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम इसको कभी भी एक प्राइमरी मेजरमेंट नहीं बना सकते। इट इज़ नॉट अ प्राइमरी मेजरमेंट, नॉट अ प्राइमरी मेजरमेंट। हम इसको एक सेकेंडरी मेजरमेंट तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी एक प्राइमरी मेजरमेंट आप नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट, लेस स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट, यानी कि कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है वो मैटर करता है। अब देखो, ये जो लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट है और
लेस एग्जीक्यूशन टाइम, ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब मैं लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट बोलता हूँ तो देखो इसमें कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। एक देखो, एक ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर आपने इंटीजर आई इक्वल टू 1 लिखा, फैक्टर इक्वल टू 1 लिखा, दिस इज वन स्टेटमेंट। अब ये जो फॉर लूप है इसके अंदर ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये भी एक स्टेटमेंट है। अब इस फॉर लूप में स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, जैसे कि जो पहली आपकी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट आपके पास सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास ये वाली n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, बिकॉज n टाइम्स तक तो कंडीशन ट्रू रहेगी और n+1th टाइम पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये वाली स्टेटमेंट n+1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। उसके अलावा ये जो स्टेटमेंट है आपके पास ये आपके पास n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है आपके पास ये आपके पास n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है, अगर n की जो भी वैल्यू है तो ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी। ये वाली जो स्टेटमेंट है ये आपके पास एक बार एग्जीक्यूट होंगी। तो काफ़ी स्टेटमेंट हैं जो आपके पास एक बार एग्जीक्यूट हो सकती हैं और काफ़ी स्टेटमेंट है जो कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी। उसी तरीके से यहाँ पर कोई स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होंगी वो इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हम कितने रिकर्सिव कॉल्स कर रहे हैं। आपके पास एक रिकर्सिव कॉल हो रही है तो ये वाली स्टेटमेंट टोटल एक रिकर्सिव कॉल में दोनों स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपके पास टोटल लेटर से 1000 रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं तो 1000 बार ये कंडीशन भी चेक करेंगे और 1000 बार उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये रिटर्न स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो चेंज हो सकता है और ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये आपके हार्डवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये आपके प्रोग्राम की इनपुट के साइज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर ये जो इनपुट साइज़ है मैंने n की जगह ले ली, वैल्यू ले ली 5, तो ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगी, ये भी एक बार होगी, ये 6 बार एग्जीक्यूट होगी 6 टाइम्स, ये स्टेटमेंट 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट्स आपके पास 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट्स आपके पास एक बार एग्जीक्यूट होगी। अगर n की वैल्यू 5 है तो स्टेटमेंट्स कम एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर n की वैल्यू आपके पास लेटर से 1 लाख है तो 1 लाख के अकॉर्डिंग ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है वो चेंज होंगी। और एक्चुअल में जो एक्चुअल आपके पास टाइम लेता है कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, जितना भी टोटल टाइम आपने किसी प्रोग्राम में लिया, तो ये जो आपका फोर्थ मेजरमेंट है विच इज़ लेस एग्जीक्यूशन टाइम, ये जो लेस एग्जीक्यूशन टाइम वाला जो मेजरमेंट है ये डिपेंड करता है इस वाले मेजरमेंट के ऊपर कि कितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये आपका एक प्राइमरी मेजरमेंट नहीं है बिकॉज ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करता है, लेकिन ये आपके प्रोग्राम पे डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं? देखो पॉइंट नंबर 5 जो है वो आपके प्रोग्राम पर डिपेंडेंट है, ये आपके सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। अगर हमें दो प्रोग्राम को मेजर करना है तो हमें प्रोग्राम के ही डिपेंडेंट हुए के ही ऊपर जो मैट्रिसेस आप अप्लाई कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 5 है इट इज़ ए प्राइमरी मेजरमेंट क्योंकि ये एक्चुअल प्रोग्राम को ही मेजर कर रहा है। प्रोग्राम में इनपुट के अकॉर्डिंग कितनी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट हो रही है, कितनी स्टेटमेंट चेंजेस हो रही हैं, ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पॉइंट नंबर 5 आपका एक परफेक्ट और एक प्रॉपर मेजरमेंट है जो कि आपको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि टाइम स्टेटमेंट्स को हम टाइम से कंपेयर कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा स्टेटमेंट होगी उतना ही टाइम। एक्चुअली इसको एक इस तरीके से भी मेज़र करते हैं। बेसिकली जब हम इसको समझते हैं तो हमें पता है कि हर एक केस में हर एक इंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइम लेगी और हमें एक ऐसा मेजरमेंट चाहिए जो कि एक्चुअल रनिंग टाइम से तो इंडिपेंडेंट हो। लेकिन मैं अगर ऐसा इमेजिन करता हूँ कि एक स्टेटमेंट एक यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए लेगा, इफ़ आई इमेजिन वन स्टेटमेंट विल टेक 1 यूनिट टाइम टू एग्जीक्यूट, तो उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट यानी कि जो इसमें कम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी वो कम यूनिट ऑफ टाइम लेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये इसको हम टाइम से भी कंपेयर कर सकते हैं कि कम स्टेटमेंट यानी कि कम टाइम, ज़्यादा स्टेटमेंट यानी कि ज़्यादा टाइम, कम स्टेटमेंट कम टाइम, ज़्यादा स्टेटमेंट ज़्यादा टाइम। तो ये जो एक मेजरमेंट है इसको हम बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब एनालिसिस हम करेंगे तो उसमें हम लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट को ही मेजर करने वाले हैं। और जब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम में एग्जीक्यूशन करने के लिए उस प्रोग्राम को जितना स्पेस चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो उसको बोलेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनस आई कि आप कैसा परसीव करते हैं। एक लड़की आ रही हैं, लेटर से 2 लड़कियां आ रही हैं, वन इज़ वियरिंग वेस्टर्न क्लॉथ्स, वन इज़ वियरिंग इंडियन क्लॉथ्स। तो मुझे कौन सी लड़की अच्छी लगेगी वो मेरी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता
है ना। तो आई माइट लाइक अ गर्ल जो कि वेस्टर्न क्लोथ्स में है, आई माइट फाइंड हर मोर अट्रैक्टिव। उसी तरीके से आई माइट लाइक अ गर्ल जो कि ट्रेडिशनल क्लोथ्स में है, आई माइट फाइंड हर मोर क्यूट और समथिंग लाइक। तो ये जो ब्यूटीफुल वाला जो मेजरमेंट है ना, ये एक्चुअली डिपेंड होगा आपके वे ऑफ परसेप्शन पे, आप किस तरह से देखते हैं। तो जो ब्यूटीफुल है ये कभी मेजरमेंट नहीं है, तो इसको मैं जस्ट फॉर जोक मैंने इसको यहाँ पर लिखा था, तो हम इसको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। बट एनीवे, तो यहाँ पर जो दो पूरे एनालिसिस के बाद हमें जो दो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट लगे, वो लगे हमारे पास लेस स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट, यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस प्रोग्राम को कम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी पड़े वो प्रोग्राम बेटर हो सकता है। समझ में आया? फिर से सुनिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, देखो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एल्गोरिथम लिखेंगे। जो एल्गोरिथम लिखा, एल्गोरिथम्स का मतलब है क्या क्या स्टेप्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जिस एल्गोरिथम में हमें कम स्टेप्स लेने पड़े वो एल्गोरिथम बेटर है, करेक्ट। जैसे कि यहाँ पर है कि जिस एल्गोरिथम में लेस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हों, यानी कि लेस स्टेप्स लेने पड़े, वो एल्गोरिथम हमारी बेटर है। दूसरा, जिस एल्गोरिथम में रनिंग में हमें कम टाइम लगे, कम स्पेस चाहिए रन करने के लिए, वो एल्गोरिथम बेटर है। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा बोलेंगे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये एक मीनिंग है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करने का, कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करते ही क्यों हैं या फिर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करते हैं। ये दोनों चीज़ें जब आपको समझ में आएगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का ये मतलब है, तब आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली क्या है कि इस टॉपिक से मैं थोड़ा सा भी अलग जाना पड़ेगा, कि ये टॉपिक जो है एक टेक्निकली जो मैं बताना चाहता था वो मैंने आपको यहाँ पर टॉपिक में हमें एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एक और मैं अभी प्रोग्राम लिखूँगा, एक और बहुत ही ईजी प्रोग्राम होगा फिबोनाची ऑफ नंबर का। तो फिबोनाची ऑफ नंबर से हम ये चेक करेंगे कि किसी फंक्शन का रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ से हम मेज़र करेंगे कि कितनी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं। कुछ प्रोग्राम्स जो है वो छोटे इनपुट के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसे एक्सट्रीमली वाओ दिस प्रोग्राम इज़ सो गुड। लेकिन अगर हमने बड़ा इनपुट दिया तो वो जो प्रोग्राम है वो बहुत ही डिफरेंट परफॉर्म करेगा, यानी कि बहुत ही अलग परफॉर्म करेगा। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन से डिपेंड करता, वो एक मेजरमेंट है जो कि हमें जानना समझना ज़रूरी है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ फंक्शन से क्या फ़र्क पड़ता है और एक्चुअल में रेट ऑफ ग्रोथ है क्या। पहले तो ये समझते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ है क्या, फिर ये समझेंगे कि उससे हम कैसे नोटेशंस हम यूज़ करते हैं रेट ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन होती क्या है।